हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज का हमारा ये लेक्चर एनवायरनमेंट का लेक्चर है। इसमें हम करंट अफेयर्स के उन टॉपिक्स की बात करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे विभिन्न इंपॉर्टेंट स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी टर्म्स, एनवायरनमेंट से संबंधित विभिन्न प्रोग्राम, लॉस एंड पॉलिसीज और न्यूज में रहे एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस तथा विभिन्न बॉडीज की भी बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं विभिन्न इंपॉर्टेंट स्पीसीज से जो न्यूज में नहीं है। सबसे पहले आता है डिएगो द जायंट टॉर्टॉइस। ये विशाल कछुआ है जिसके लिए गालापैगोस नेशनल पार्क ने 1976 में इसकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया था, जिसके चलते इसकी जनसंख्या अब 15 से बढ़कर 2000 हो गई है। यह कछुआ IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है तथा साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी लिस्टेड है। अब ये जो गालापैगोस नेशनल पार्क है ना, यह एक प्रशांत महासागर में इक्वाडोर के अंतर्गत एक ज्वालामुखी द्वीप गालापैगोस आइलैंड में उपस्थित है। आगे बात करते हैं फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल के बारे में। तो हमारे 36वें नेशनल गेम्स गोवा में ऑर्गेनाइज होने वाले हैं और गोवा का ही स्टेट बर्ड है रूबीगुला या फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। यह बुलबुल सदर्न पेनिनसुला के अंतर्गत कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, नॉर्दर्न तमिलनाडु और ईस्टर्न केरला में भी पाई जाती है। IUCN के अनुसार यह लीस्ट कंसर्न लिस्ट में है और इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसे शेड्यूल 4 में रखा गया है। आगे बात करते हैं रेड पांडा के बारे में। तो रेड पांडा दो तरह के होते हैं, एक हिमालयन रेड पांडा है और दूसरा चाइनीज रेड पांडा। हिमालयन रेड पांडा का जो माउथ होता है वो रेडिश कम होता है और वाइटनेस इसमें ज़्यादा होती है। अब हमारे भारत में हिमालयन रेड पांडा पाया जाता है जो सिक्किम, वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल तथा मेघालय के कुछ पार्ट्स में पाया जाता है। अब यह सिक्किम का स्टेट एनिमल भी है, IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है और शेड्यूल 1 के अंतर्गत आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। इसके अलावा दूसरे देशों में बात करें तो नेपाल, इंडिया, भूटान, चाइना में सदर्न तिब्बत वाले एरिया में ये रेड पांडा होता है। अब यह रेड पांडा एंडेंजर्ड तो है, लेकिन साथ ही अपने अस्तित्व को लेकर भी खतरे में है, क्योंकि इसके हैबिटेट नष्ट हो रहे हैं और क्षेत्रीय डॉग्स के द्वारा इन्हें खाया भी जाता है और कुछ मामलों में इनके शिकार और पोचिंग के घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो ये था एंडेंजर्ड रेड पांडा। अब इसके अलावा जो बड़ा वाला जायंट पांडा होता है ना, वह IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में है, ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे आता है रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल। इसे मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट में लाया गया है। इसे बंगाल रूफ टर्टल भी कहा जाता है। यह इंडिया में उपस्थित 24 एंडेमिक स्पीसीज में से एक है। इसके फेस और नेक में विभिन्न कलर जैसे येलो, रेड, वाइट, ब्लू आदि पाए जाते हैं और यह फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज है। यह खारे पानी में नहीं रह सकता। यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में और खासकर इंडिया में नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी में पाया जाता है। इस स्पीसीज के भी हैबिटेट और प्रोटेक्टेड एरिया थ्रेट में है। यह रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में है तथा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है। अगला आर्टिकल है हार्ड ग्राउंड स्वैम्प डियर के बारे में। बारहसिंगा भी कहते हैं इसे। यह मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है और हाल ही में कान्हा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में इसकी संख्या 800 हो गई है, मतलब संख्या बढ़ रही है। ये पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी पाए जाते थे, लेकिन अब एक्सटेंट हो गए वहाँ से। हाल ही में ये मध्य प्रदेश, वेस्टर्न नेपाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया आदि में पाए जाते हैं। IUCN में यह वल्नरेबल है। अब इंडियन कॉन्टिनेंट में इसकी 3 स्पीसीज पाई जाती हैं, वेस्टर्न स्वैम्प डियर नेपाल में, साउदर्न स्वैम्प डियर सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में और ईस्टर्न स्वैम्प डियर दुधवा नेशनल पार्क तथा कांजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अब कान्हा नेशनल पार्क या कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ना, वह पहला नेशनल पार्क है जिसका खुद का स्वयं का एक मैस्कॉट है और इस मैस्कॉट का नाम है भूर सिंह द बारहसिंघा। आगे बात करते हैं साइबेरियन इबेक्स और हिमालयन इबेक्स के बारे में। ये गोट की तरह ही एक स्पीसीज है। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज चल रहा था। इसी के तहत जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है कि जो हिमालयन इबेक्स है वह साइबेरियन इबेक्स से अलग स्पीसीज है। सबसे पहले साइबेरियन इबेक्स की बात करें तो यह अलग अलग तरह के हैबिटेट में हो सकता है। कोल्ड डेजर्ट में, चट्टानी क्षेत्रों में, स्टीप टेरेन आदि में भी पाया जा सकता है, मतलब पर्वत और पठार में दोनों जगह होता है। IUCN की यह लीस्ट कंसर्न लिस्ट में है। यह मध्य एशिया के क्षेत्रों,
कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, रसिया, पाकिस्तान आदि में पाया जाता है। हिमालय के कुछ क्षेत्र में भी पाया जाता है। हिमालयन इबेक्स की भी यही खूबियां हैं। यह जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। अब हमें पता चल गया कि अलग अलग स्पीसीज हैं, तो इस कारण हम अब हिमालयन इबेक्स को सुरक्षित रखने की बात करेंगे। आगे जानते हैं ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में। ये IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है। ये सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे हैं और कार्निवोरस है, मतलब मांस खाते हैं। ये पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन के वार्म वाटर या गर्म जल में पाए जाते हैं और अपने अंडे देने के लिए हज़ारों किलोमीटर तक तैरकर आते हैं। खासकर इन्हें उड़ीसा के कोस्ट में देखा जा सकता है। ये मास नेस्टिंग करते हैं। अब हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसके कंजर्वेशन के लिए ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी मछुआरे हैं वे ऐसे जालों का निर्माण करेंगे जिसमें यदि ऑलिव रिडले टर्टल फंस जाता है तो वो आसानी से बाहर भी निकल पाए। अब आगे हाल ही में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 3 नई प्लांट स्पीसीज की खोज की है वेस्टर्न घाट में। इसमें पहली है यूजीनिया स्पैरोकार्पा। यह एप्पल की फैमिली से बिलोंग करता है और यह मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल में मिला है। दूसरा है गोनियोथैलेमस सेरिसियस। यह भी कस्टर्ड एप्पल की फैमिली से बिलोंग करता है और कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में मिला है। तीसरा पौधा है मेमेसिलॉन नर्वोसम। लोकल भाषा में इसे कयाम्बू या कसावू कहते हैं। ये भी कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु से ही मिला है। आगे बात करते हैं डुगोंग या सी काऊ के बारे में। समुद्री गाय इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि यह शाकाहारी जीव है। हाल ही में 28 मई को वर्ल्ड डुगोंग डे मनाया गया है। डुगोंग एक मैमल है। ये इंडियन ओशियन तथा वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के गर्म सागर में पाया जाता है। डुगोंग भारत में गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में तथा गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में भी पाया जाता है। IUCN की यह वल्नरेबल लिस्ट में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में यह शेड्यूल 1 में है। अब इसे खतरा किन चीज़ों से है तो इसकी हंटिंग हो जाती है। इसका मीट, ऑयल, स्किन, बोन्स और टीथ की बहुत डिमांड होती है, इसीलिए इसके कंजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है। आगे बात करते हैं बैंड टेल्ड स्कॉर्पियन फिश के बारे में। ये फिश की बहुत रेयर स्पीसीज है। इसे सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने खोजा है सेतु करई कोस्ट में गल्फ ऑफ मन्नार में। ये ऐसी फिश है जो अपने कलर को चेंज कर सकती है और इसी कारण सी ग्रास में छुप जाती है और इसके स्पाइंस में एक विष पाया जाता है जिसे न्यूरोटॉक्सिक वेनम कहा जाता है और इसी विष के माध्यम से ये अपना बचाव करती है। आगे बात करते हैं मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग के बारे में। ये रेयर एम्फीबियन है जिसे केरल के पुल्लार नामक जगह में देखा गया है। अन्य फ्रॉग से कंपेयर करें तो इसकी एक अनयूजुअल बॉडी होती है, वेब्ड फीट होते हैं और ये एयर या हवा में ग्लाइडिंग करता है। इसका रंग ग्रीन कलर का होता है। इस स्पीसीज में जो मेल फ्रॉग्स होते हैं वो फीमेल से छोटे आकार के होते हैं। IUCN की लीस्ट कंसर्न लिस्ट में है मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग। ये इंडिया में वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। अब हम जानते हैं कि जो फ्रॉग है वह इंडिकेटर स्पीसीज होता है, इसलिए इस फ्रॉग में भी क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत इनकी संख्या कम हो रही है। अब आगे वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे मनाया जाता है 17 जून को। अब इसमें 3 तरह के क्रोकोडाइल की बात करते हैं। पहला है मगर या मार्स क्रोकोडाइल। ये फ्रेश वाटर में रहता है। सदर्न ईरान से इंडिया तक के क्षेत्र में ये पाया जाता है तथा भूटान और म्यांमार से विलुप्त हो चुका है। IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। इसे खतरा इसलिए है कि इसके हैबिटेट नष्ट हो रहे हैं। ह्यूमन से कॉन्फ्लिक्ट्स होने पर इसे मार दिया जाता है। फिशिंग के कारण भी ये जाल में फंस जाता है। दूसरा है एस्चुराइन या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये सॉल्ट वाटर में या ब्रैकिस वेटलैंड में रहते हैं। ये भारत के पूर्वी तट में, दक्षिण पूर्वी एशिया में तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। IUCN की लिस्ट में यह लीस्ट कंसर्न है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल माना जाता है। अब इसके बाद तीसरा आता है घड़ियाल। इसके लंबे मुंह के कारण इसे घड़ियाल बोलते हैं। अब वर्तमान में यह सिर्फ इंडिया और नेपाल में पाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले यह भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया आदि में पाया जाता था। भारत में यह नेशनल चंबल सेंचुरी तथा कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है। IUCN में यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है और साइट के अपेंडिक्स 1 में लिस्टेड है। अब इसे खतरा किन चीज़ों से है? डैम्स के बनने से, वाटर को रोकने से,
फिशिंग एक्टिविटीज से, रिवर बेड कल्टीवेशन तथा सैंड माइनिंग से। आगे बात करते हैं गोल्डन लंगूर के बारे में। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहार वन और विषुवत-रेखीय पतझड़ वन या ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं और कुछ रिवेराइन एरियाज तथा सवाना वन में और असम तथा भूटान में पाए जाते हैं। इनमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये स्टिल बर्थ करते हैं, मतलब बेबीज को फीमेल लंगूर की वोम में ही मार देते हैं। इनके अलावा इनमें इन्फेंटिसाइड्स या शिशु को मारना भी देखा जाता है। IUCN में ये एंडेंजर्ड लिस्ट में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। असम में उपस्थित चकसिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें गोल्डन लंगूर प्राइमरी स्पीसीज है। अब हाल ही में 2 नई बटरफ्लाइज की स्पीसीज खोजी गई हैं। इसमें पहली है स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रीक। ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से मिली है। भारत के अलावा ये चाइना के हेनान प्रोविंस, नॉर्थ अमेरिका के रॉकीज माउंटेन में भी मिलती है। इसके बाद दूसरी तितली की स्पीसीज है इल्यूजिव प्रिंस। ये नामदफा नेशनल पार्क में मिली है। इसमें सिर्फ मेल बटरफ्लाई मिला है, फीमेल नहीं। सबसे पहली बार इसे नॉर्दर्न वियतनाम में देखा गया था। आगे बात करते हैं हुलॉक गिबॉन्स के बारे में। ये स्पीसीज 2 मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट से लगभग गायब होने वाली हैं और ये मूल प्रजाति है बांग्लादेश की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, साउथ वेस्ट चाइना की। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी 2 तरह के हुलॉक गिबॉन्स पाए जाते हैं। इसमें पहला है वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स। यह IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर तथा ईस्टर्न दिबांग रिवर में पाए जाते हैं, साथ ही साथ ईस्टर्न बांग्लादेश और नॉर्थ वेस्ट म्यांमार में भी होते हैं। अगली स्पीसीज है ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स। ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, असम आदि में पाए जाते हैं और साउदर्न चाइना तथा नॉर्थ ईस्ट म्यांमार में भी होते हैं। और ये दोनों प्रजातियां ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में उपस्थित हैं। अब ये स्पीसीज डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर और हंटिंग के कारण थ्रेट फेस कर रही हैं। ये हुलॉक गिबॉन्स फ्रूट्स, इंसेक्ट्स और लीव्स खाते हैं। अगला आर्टिकल है बीक के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है बायो कंपोजिट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल्स। देखिए इसमें क्या होता है, अच्छे क्वालिटी के सीड या बीज लिए जाते हैं और उन्हें कंपोस्ट खाद के साथ मिलाकर एक बॉल के समान बना लिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि इनमें पत्तियां निकली होती हैं। अब इसे ज़मीन में गड़ाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ये इतने एनरिच होते हैं कि तापमान आर्द्रता से स्वयं ही अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें किसानों का काम भी बचता है और उनका टाइम भी बचता है। आगे है अफ्रीकन चीता। इसे हम अफ्रीका से लेकर आए हैं और कर्नाटक के मैसूर जू में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां अभी एक मेल और 2 फीमेल चीता आ चुके हैं। इससे पहले हैदराबाद जू में भी हमने अफ्रीकन चीता लाया था। पूरी दुनिया में लगभग 6500 से 7000 अफ्रीकन चीता हैं। ये एशियाटिक चीता से साइज़ में बड़े होते हैं, लेकिन एशियाटिक चीता ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है। IUCN रेड लिस्ट में अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। आगे बात करते हैं अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में। ये दुनिया का सबसे बड़ा वॉकिंग एनिमल है। अफ्रीका में लगभग 37 कंट्रीज़ में पाया जाता है। IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। साइट्स में अपेंडिक्स 2 में मिलता है। अफ्रीकन एलिफेंट के 2 टाइप हैं, द सवन्ना एलिफेंट और दूसरा है द फॉरेस्ट एलिफेंट। आगे बात करते हैं महासीर के बारे में। ये एक फिश है। तो हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी ने सिलेरू रिवर में महसीर को देखा है। ये एक रेयर फिश है। इसका साइंटिफिक नाम टोर है और IUCN की रेड लिस्ट में यह एंडेंजर्ड है। ये नॉर्मली हिमालयन रीजन में पाई जाती है, मतलब ठंडे क्षेत्रों में, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान आदि में। इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं इस मछली के, जैसे हिमालयी क्षेत्र में गोल्डन महसीर, गोदावरी के क्षेत्र में ग्रे महसीर। आगे बात करते हैं हिल्सा फिश के बारे में। ये एक सॉल्ट वाटर फिश है जो खारे पानी के अंदर पाई जाती है। हाल ही में बांग्लादेश की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने हिल्सा फिश को इंडिया को एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी है। अभी हिल्सा फिश सॉल्ट वाटर फिश तो है, लेकिन बे ऑफ बंगाल से फ्रेश वाटर की ओर गंगा की तरफ माइग्रेट करती है, इसीलिए ये सामान्यतः गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स में मिल जाती हैं। ये IUCN की रेड लिस्ट में थ्रेटन्ड स्पीसीज में है। अब इंडिया में भी वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा ने इसे अपने स्टेट सिंबल के रूप में अपनाया है। आगे बात करते हैं लॉयन टेल्ड मैकॉक के बारे में। ये IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड स्पीसीज है।
ये वेस्टर्न घाट के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि में रेन फॉरेस्ट में या वर्षा वनों में पाया जाता है। अब ये सामान्यतः फ्रूट्स खाते हैं, तो खाते खाते किसी भी फ्रूट के बीज को इधर उधर बिखेर देते हैं, जिससे कि इनके इकोसिस्टम में भागीदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब ये लॉयन टेल्ड मकॉक ओमनीवोरस है, फ्रूट भी खाता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी खाता है, एग्स को भी खाता है। आगे यह IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। ये इसलिए थ्रेट में है क्योंकि ओवर पॉपुलेशन के कारण इनके हैबिटेट नष्ट हो रहे हैं और इनकी हंटिंग भी देखी जा रही है। आगे बात करते हैं CBD ऑयल के बारे में। कैनबिस प्लांट से निकलता है ये ऑयल। कैनबिस मतलब गांजे का प्लांट। इसमें 2 एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं। पहला है कैनाबिडियोल या CBD और दूसरा है टेट्रा-9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल या THC। ये जो CBD है इसमें ये नशा कराने का काम नहीं करता, बल्कि पेन, अफेक्ट मूड, मेंटल फंक्शंस, एंजाइटी तथा पेन को रिड्यूस भी करता है। इंडिया के अंदर ये कोई बैन नहीं है। आगे बात करते हैं इंडियन गैज़ल या सिंकारा के बारे में। ये ईरान में पाया जाने वाला एंटीलॉप है, मतलब इसके सींग होते हैं, और ये इंडिया के साथ साथ ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में भी पाया जाता है। चिंकारा IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में उपस्थित है। आगे बात करते हैं गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में। ये इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है। इसके अलावा नेपाल और बांग्लादेश में भी मिलती है। ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। अब पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ 4 तरह की फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। पहला तो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन हो गई, दूसरा है यांगत्से रिवर डॉल्फिन चाइना में, भूलान जो इंडस रिवर डॉल्फिन है पाकिस्तान में, और बोटो अमेजन रिवर डॉल्फिन है लैटिन अमेरिका में। अब गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। इसे 2017 में नॉन ह्यूमन पर्सनहुड स्टेटस भी दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। IUCN में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में भी लिस्टेड है। अब इसकी आंखें नहीं होती, इसीलिए ये इको लोकेशन के थ्रू मूवमेंट करती है। आगे बात करते हैं चाइनीज़ पिंक डॉल्फिन के बारे में। इसकी चाइना के पर्ल रिवर में वापसी देखी जा रही है। ये कोस्टल वाटर में पाई जाती है और सामान्यतः ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में भी देखी जाती है। इसके अलावा हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर के पास मिलती है। IUCN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। WWF के अनुसार इसकी पॉपुलेशन पिछले 15 सालों में 70 से 80% गिर गई है। आगे बात करते हैं अमूर फॉल्कन या अमूर बाज के बारे में। यह दुनिया का सबसे लंबी ट्रैवलिंग करने वाला माइग्रेटरी स्पीसीज़ है। हाल ही में 2 अमूर फॉल्कन्स को मणिपुर में देखा गया था। अब देखिए, ये अमूर फॉल्कन ब्रीडिंग का काम ईस्टर्न एशिया में करते हैं, फिर माइग्रेट करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया से होते हुए सदर्न अफ्रीका के पास अरब सागर तक पहुंचते हैं। अमूर फॉल्कन का IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है और नागालैंड की गवर्नमेंट हर साल अमूर फॉल्कन फेस्टिवल मनाती है, जिससे वे लोकल लोगों तक इसके संरक्षण से संबंधित अवेयरनेस फैला सकें। आगे है मलायन जाइंट स्क्वायरल। इसके संदर्भ में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि यदि हमने इसे बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए तो 2050 तक इसकी पॉपुलेशन 90% तक कम हो जाएगी। ये मलायन जाइंट स्क्वायरल दुनिया के बड़े स्क्वायरल्स में से एक है। ये सामान्यतः पेड़ों पर रहते हैं और हार्बीवोरस है। ये एवरग्रीन तथा सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ साथ प्लेन एरियाज और हिली एरियाज में भी पाए जाते हैं। ग्लोबली ये साउथ चाइना में, थाईलैंड में, लाओस में, वियतनाम, वर्मा, मलायन पेनिनसुला, सुमात्रा और जावा में पाए जाते हैं। इंडिया में भी ये नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट में, करेंटली वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में और नागालैंड में पाए जाते हैं। यह एक इंडिकेटर स्पीसीज़ है। IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटन्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। अब बात करते हैं जाइंट अफ्रीकन स्नेल इन्वेजन की। अब केरल में इसकी मात्रा अत्यधिक बढ़ रही है। IUCN में कहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी वर्स्ट इन्वेजिव स्पीसीज़ है, मतलब जहाँ भी जाएगी वहाँ विनाश करेगी। इंसानों में भी ये विभिन्न बीमारियाँ फैलाता है, जैसे मेनिंजाइटिस, सेप्टिसीमिया आदि। अब बात करते हैं हिमालयन सीरो के बारे में। ये हाल ही में स्पीति कोल्ड डेजर्ट रीजन में हिमाचल प्रदेश में देखने मिला है।
इसको देखकर ना एक मिक्स फीलिंग आती है कि गोट के समान भी दिखता है, मंकी के समान भी दिखता है, काऊ के जैसे भी दिखता है, पिग के जैसे भी दिखता है। अब ये सामान्यतः हार्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी, और मीडियम साइज़ के मैमल हैं। ये सामान्यतः ठंडे क्षेत्रों में 2000 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं, हिमालयन क्षेत्रों में। ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में उपस्थित है। आगे आता है गैस्ट्रोड या एग्निसेलस। तो इसके बारे में कहा गया है कि ये दुनिया का सबसे भद्दा दिखने वाला ऑर्किड है। ये मेडागास्कर में पाया जाता है। ये सामान्यतः फंगस को खाता है। ये ऐसा पौधा है जिसमें पत्तियां नहीं होती। यह एक थ्रेटन्ड स्पीसीज है। अब आगे बात करते हैं इंडियन स्टार टॉर्टोइस के बारे में। ये स्मगलिंग के कारण न्यूज़ में रहते हैं। अब ये कछुआ सामान्यतः ग्रासलैंड्स में या घास के मैदानों में, मरुस्थल के किनारों में और एग्रीकल्चर लैंडस्केप में पाया जाता है। अब इंडिया में यह सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया में मिलता है और वर्ल्ड वाइड ये पाकिस्तान तथा श्रीलंका में भी मिलता है। IUCN की लिस्ट में ये वल्नरेबल है। साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4 में है। अब बात करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में। ये ऐसी अवधारणा है जिसमें कोई भी प्लांट, एनिमल या फंगी लाइट एमिट करते हैं। अब ये हाल ही में चाइना के समुद्री क्षेत्रों में देखने मिलता है। तो आज के टॉपिक में ये सारी स्पीसीज की बात कर ली हमने। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनवायरनमेंट से संबंधित रूल्स एंड लॉस के बारे में। सबसे पहले है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन रूल। यूनियन गवर्नमेंट के इन रूल्स के अनुसार आप किसी वेटलैंड के पास इंडस्ट्री का एक्सपेंशन नहीं कर सकते या फिर कोई भी कचरा उस वेटलैंड में नहीं डाल सकते। इन रूल्स के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को अथॉरिटीज़ बनानी होंगी जो कि वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए स्ट्रेटजीज बनाएंगे। अब ये जो अथॉरिटी होगी ये डूज एंड डोंट्स वाली लिस्ट बनाएगी कि इन वेटलैंड्स में क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018 के बारे में। इसे 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लाया था, जिसके तहत सोलर और विंड को जोड़कर हाइब्रिड एनर्जी के ग्रिड बनाना है। ये कार्य सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और CERC करेगा। आगे ओ स्मार्ट स्कीम भी है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बताइए इको निवास संहिता 2018 क्या है। तो यह एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बनाया है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए। आगे ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2020 को भी ऑर्गेनाइज कराया गया था कोफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। अगली इन्फॉर्मेशन कि 2021 से 2030 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन घोषित किया है, जिसमें इन 10 वर्षों में डिग्रेडेड और डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है। इस पूरे प्रोग्राम को चलाएगा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब एक अगला फैक्ट है कि दिल्ली पहला यूनियन टेरिटरी बना है जिसने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को अप्रूव किया है। इसमें क्या होता है कि किसी भी एरिया में यदि कोई बिल्डिंग वर्क होना है या अन्य किसी कार्य से वहाँ के पेड़ों को हटाना पड़ रहा है, तो उन पेड़ों को काटने की जगह उनका पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन किसी दूसरी जगह में कर दिया जाता है। मतलब उस पूरे ट्री को उठाकर दूसरी जगह बैठा दिया जाता है। चलिए जानते हैं एनवायरमेंटल फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या है। अब कोई भी रिवर बहती है ना, तो उसमें हम डैम बना सकते हैं और उससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन डैम बनाने से उसका फ्लो रुक जाता है। तो एनवायरमेंटल फ्लो के अंतर्गत वह अवधारणा आती है जिसमें किसी भी रिवर में प्री डिटरमाइंड स्टेट या एनवायरमेंटल स्टेट तक का फ्लो ज़रूरी होता है। मतलब एक पर्टिकुलर पानी की मात्रा उस रिवर से हमेशा बहती ही रहनी चाहिए, हम उसे रोक नहीं सकते, या फिर कोई भी पावर जनरेटिंग कंपनी उसे रोक नहीं सकती उस फ्लो को। अब इस एनवायरमेंटल फ्लो को रेगुलेट करने का काम, मॉनिटर करने का काम और सुपरविजन करने का काम सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा किया जाएगा, CWC। अब जानते हैं ग्रीन को रेटिंग सिस्टम के बारे में। इसे ग्रीन कंपनीज रेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसे डेवलप किया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने। इसमें किसी भी कंपनी के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को देखा जाता है। इसमें कंपनीज को 10 ब्रॉड ग्रीन पैरामीटर्स पर रेट किया जाता है और ये रेटिंग 3 साल के लिए वैलिड होती है। उसके बाद फिर से असेसमेंट होता है। अगला आर्टिकल है ग्रीन इकोनॉमी के बारे में।
तो हाल ही में एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट पवन सुखदेव को 2020 में टेलर प्राइज मिला है ग्रीन इकोनॉमी पर काम करने के लिए। ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव क्या है? ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के इनिशिएटिव है जिसे 2008 में प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या होता है कि हम ग्लोबली एनवायरमेंटल असेसमेंट कर रहे हैं या कंट्री लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम पॉलिसी मेकर्स को एनकरेज करते हैं ताकि वे एनवायरनमेंट के लिए ग्रीन इकोनॉमी को अपनाएं और उसमें इन्वेस्ट करें। अब ग्रीन इकोनॉमी में एक टर्म आता है नेचुरल कैपिटल। तो जितने भी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे प्लांट, एनिमल, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स आदि, ये सभी सम्मिलित रूप में नेचुरल कैपिटल या प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसके अलावा दो और टर्म आते हैं, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक मतलब है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, हैबिटेट, इकोसिस्टम आदि उपलब्ध हैं, और फ्लो का मतलब है कि ये जो सारे स्टॉक्स हैं इनका हम बेनिफिट एक ही बार में नहीं ले सकते, बाकी लगातार एक धीरे धीरे कर एक फ्लो में बेनिफिट्स मिलता है इनका। चलिए अब देखते हैं कि इनकॉइस ने अपने नए 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। अब सबसे पहले जानते हैं इनकॉइस क्या होता है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इनकॉइस 1999 में बना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। यह अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली का ही एक भाग है। इनकॉइस क्या काम करता है कि ओशियन या समुद्रों से संबंधित इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उन्हें सोसाइटी, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट एजेंसीज और साइंटिफिक कम्युनिटीज़ आदि को प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ओशियन के क्षेत्र में ऑब्जर्वेशन करता है और रिसर्च भी करता है। अब इन्होंने 3 प्रोडक्ट बनाए हैं। पहला है स्वास, स्मॉल वेसल्स एडवाइजरी एंड फोरकास्ट सर्विसेज सिस्टम। इसमें इनकॉइस क्या करता है कि विभिन्न वेव्स की स्टीपनेस, हाइट और डायरेक्शन आदि को देखते हुए किसी भी एरिया के बारे में 10 दिन पहले मछुआरों को वार्न कर देता है कि यदि आप उस पर्टिकुलर एरिया में अपनी बोट ले जाकर फिशिंग करेंगे तो शायद आपकी बोट पलट भी सकती है। अब दूसरा आता है द स्वेल सर्ज फोरकास्ट सिस्टम। इसमें सर्ज या सर्ग के बारे में कोस्टल एरिया में पहले ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। सर्ग मतलब जब हवा के साथ मिलकर बाढ़ के रूप में पूरा पानी कोस्टल एरिया में प्रवेश कर जाता है, उसे सर्ग कहते हैं। तीसरा है एल्गल ब्लूम इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें किन किन एरियाज में एल्गल ब्लूम पाए जाते हैं उनका इन्फॉर्मेशन देना है। भारत में लगभग 4 एरिया में एल्गल ब्लूम्स की संख्या अधिक है। पहला उत्तर पूर्वी अरब सागर, दूसरा कोस्टल वाटर ऑफ केरला, तीसरा गल्फ ऑफ मन्नार और चौथा कोस्टल वाटर ऑफ गोपालपुर, उड़ीसा। आगे बात करते हैं नगर वन स्कीम के बारे में। ये 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन शुरू की गई स्कीम है जिसमें अर्बन एरियाज में हम फॉरेस्ट डेवलप करने वाले हैं। लगभग 200 अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे पूरी कंट्री में। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल बॉडीज, NGOs, कॉरपोरेट्स आदि की होगी और आम जनता की भी। अब इसके लिए फाइनेंशियल एड कौन देगा? तो कैंपा, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट फंड एंड प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा मिलेगी। आगे बात करते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में। तो यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत लाने की बात कही है। अब यह बायोगैस जो है ना, वह है काऊ डंग और विभिन्न सड़े गले पदार्थों से बनती है। जब इसे कंप्रेस कर दिया जाता है तो इसमें 95% मीथेन की मात्रा पाई जाती है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी लगभग 52,000 किलोजूल पर किलोग्राम पाई जाती है, जो अत्यधिक हाई है। अब बायोगैस से संबंधित एक स्कीम है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन 2018। इसमें बायोगैस के 5,000 प्लांट 2023 तक स्टैब्लिश करने हैं। अगला आर्टिकल है आरहस कन्वेंशन के बारे में। इसे हमने डेनमार्क के आरहस में 25 जून 1998 को अडॉप्ट किया था। ये एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। आरहस कन्वेंशन कहता है कि जो एनवायरनमेंट है ना, वो सभी लोगों को, एक आम जनता को भी बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे उनमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट जनता के सामने सारी इन्फॉर्मेशन रखती है एनवायरनमेंट के बारे में, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंश्योर करती है, एनवायरमेंटल मैटर में लोकल, नेशनल या ट्रांस बाउंड्री लेवल पर जनता के एक्सेस को सुनिश्चित करती है। और इस सब के लिए यह कन्वेंशन एनवायरमेंटल राइट को ह्यूमन राइट से जोड़ता है। गवर्नमेंट और जनता के बीच ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करता है और इंटरनेशनल एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ओपननेस को सपोर्ट करता है। तो ये था आरहस कन्वेंशन। याद रखिएगा कि इंडिया ने इसे रेटिफाई नहीं किया है अब तक। आगे जानते हैं हरित पथ संकल्प के बारे में। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक प्लांटेशन ड्राइव प्रोजेक्ट है। इसमें NHAI 25 दिन में 25 लाख पौधों को हाईवे के आसपास लगाएगा।
बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, ये एक सांविधिक निकाय है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ था। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की नोडल एजेंसी है। अब बताइए वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ बना है? ये बना है दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में। इसे डेवलप किया है CSIR CMERI ने। अब इसकी कैपेसिटी है 11.5 किलोवाट पर आवर, मतलब ये एनुअली 12,000 से 14,000 यूनिट्स ऑफ क्लीन एंड ग्रीन पावर जनरेट करेगा। अब यह सोलर ट्री इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर बेस्ड है, जिसे हम मोबाइल, लैपटॉप आदि से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें विंड स्पीड, रियल टाइम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल प्रेडिक्शन, सॉइल एनालिसिस सेंसर आदि लगे हुए हैं। आगे बात करते हैं ग्रीन टर्म अहेड मार्केट के बारे में, GTAM। ये सीधे ग्रीन टर्म अहेड मार्केट ट्रेडिंग मैकेनिज्म पर आधारित है। होता क्या है, जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनीज होती हैं उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी से भी कुछ मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है। तो ये प्रोड्यूसर्स किसी दूसरे क्षेत्र से रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उसके बाद ये इन्हें डिस्कॉम कंपनीज, इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स, ओपन एक्सेस कंज्यूमर आदि को दे देते हैं। तो GTAM ऐसा ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें से आप अपने द्वारा निर्मित रिन्यूएबल एनर्जी को बेच या खरीद सकते हैं। आगे बात करते हैं हाइड्रोजन एनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में। इसमें CNG में 18% तक का हाइड्रोजन मिक्स किया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो इसके कंजप्शन के बाद अनडिज़ायरेबल गैसेस कम मात्रा में प्रोड्यूस होती हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन का एमिशन 70% तक कम हो जाता है। फ्यूल की सेविंग 5% तक बढ़ जाती है। कम नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज़ करता है। ये हैवी ड्यूटी व्हीकल या हाई लोडेड व्हीकल के लिए भी अच्छा फ्यूल है। इसकी ऑक्टेन रेटिंग भी बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन हाइड्रोजन इकोनॉमी में कुछ कंसर्न्स ऐसे हैं कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा हमें। इसका कॉमर्शलाइजेशन भी एक लेंदी प्रोसेस है और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। आगे बात करते हैं बायो डिकम्पोजर के बारे में। इसे डेवलप किया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। देखिए होता क्या है कि जो पराली जलाते हैं ना लोग, उससे बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। तो उसे रोकने के लिए ये बायो डिकम्पोजर बनाया गया है, जिससे जो फसल काटने के बाद अवशेष बच जाते हैं उनके ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है और वे सारे अवशेष खाद के रूप में तब्दील हो जाते हैं। इससे पॉल्यूशन भी कम होगा और भूमि की उर्वरता भी बनी रहेगी। आगे बात करते हैं मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवेल्यूएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। तो ये असेसमेंट दिखाता है कि हमारे जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आदि, उनके लिए हम जितने भी कार्यक्रम चला रहे हैं, क्या वे सच में वहाँ की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में सक्षम हो पाए हैं। अब इसमें 4 कैटेगरीज सेट की गई थी। पुअर में 40% रेटिंग थी, फेयर में 41 से 59%, गुड में 60 to 74% और वेरी गुड में 75% से अबव। अब हमने ये सारा असेसमेंट IUCN के वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के फ्रेमवर्क के आधार पर किया है। अब इसकी फाइंडिंग में ये देखा गया कि ओवरऑल एवरेज स्कोर था 62.1% और पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली ये एवरेज था 56%, मतलब हम ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। रीजनल परफॉर्मेंस की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है उन्होंने 66.12% स्कोर किया है और नॉर्दर्न स्टेट्स ने 56% परफॉर्म किया है। अब बेस्ट की कैटेगरी में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क आए हैं, तो ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश में हैं। पहला है तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश और दूसरा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। इनका टोटल स्कोर 146 है। और सबसे बेकार परफॉर्म किया है वर्स्ट कैटेगरी में टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश ने। अगला आर्टिकल है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ICGEB। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 1983 में एस्टैब्लिश किया था। ICGEB बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च करता है और इससे संबंधित टेक्नोलॉजीज़ को इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफ़र करता है। इस संस्थान की दुनिया भर में लगभग 75 लेबोरेटरीज़ हैं और कंपोनेंट लेबोरेटरीज़ 3 हैं, इटली में, केप टाउन साउथ अफ्रीका में और न्यू दिल्ली इंडिया में। अब आगे इस बॉडी को 1994 में एक ऑटोनॉमस बॉडी का दर्जा दे दिया गया था। आगे जानते हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। इसका काम क्या है? ये हमारे देश में जितने भी जू होते हैं उनको रेगुलेट करता है, उसके लिए गाइडलाइंस और रूल्स निकालते हैं और इसके चेयरमैन होते हैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर। अब यह बॉडी किसी भी पशु के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नेशनली या इंटरनेशनली जो ट्रांसफ़र होते हैं उससे संबंधित गाइडलाइन को भी प्रिपेयर करती है।
अब इसके संगठन की बात करें तो इसमें चेयरमैन के अलावा 10 और अन्य मेंबर होते हैं। अब हाल ही में अपडेट ये है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी में 2 अन्य मेंबर्स को भी बुलाया जाएगा। एक मेंबर होंगे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली के एक मेंबर, और दूसरे मेंबर कोई मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होंगे। अब एक और काम है सेंट्रल जू अथॉरिटी का कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में उपस्थित जानवरों से भी संबंधित दिशा निर्देश जारी करते हैं। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी के बारे में। 1998 में से यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने फॉर्म किया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। मतलब यह एक सांविधिक निकाय है। तो इससे पहले क्या होता था कि दिल्ली में बहुत सारा पॉल्यूशन होता था, इसके लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लाया गया था। उसी को मॉनिटर करता है ये एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। ये बॉडी खुद से भी प्रदूषण के मामले में संज्ञान ले सकती है या फिर इसमें डायरेक्ट कंप्लेंट भी की जा सकती है। आगे बात करते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में, जो एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत। इसके काम क्या होते हैं कि वाटर रिसोर्सेज से संबंधित उनके उपयोग को कंट्रोल करना, कंजर्वेशन करना उनका, तथा वाटर का उपयुक्त यूटिलाइजेशन किया जाए ये सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और वाटर पावर डेवलपमेंट आते हैं। अगला आर्टिकल है इंडियन ओशन कमीशन के बारे में। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे पोर्ट लुइस डिक्लेरेशन के अंतर्गत 1982 में एस्टैब्लिश किया गया था। 1984 में आईओसी को एक इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया था जनरल एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन के लिए। इसे विक्टोरिया एग्रीमेंट कहा जाता है। तो पोर्ट लुइस डिक्लेरेशन ऑफ 1982 और विक्टोरिया एग्रीमेंट ऑफ 1984 इंडियन ओशन कमीशन से संबंधित है, याद रखिएगा। अब आईओसी के अफ्रीका में उपस्थित 5 आइलैंड्स को मिलाकर 5 मेंबर स्टेट्स हैं। पहला है द यूनियन ऑफ कॉमोरोस, दूसरा रियूनियन या फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी, तीसरा मेडागास्कर, फोर्थ मॉरिशियस और फिफ्थ है सेशेल्स। अब आईओसी के ये मेंबर्स ईस्ट अफ्रीका में सुरक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। अब ये सुरक्षा ना इंडिया के सागर इनिशिएटिव या सागर पॉलिसी को मदद पहुंचाएगी। सागर पॉलिसी क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये 2015 में सामने आया था, जिसमें हम फ्रांस के साथ एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, जो कि एक वेस्टर्न इंडियन ओशन में ग्लोबल पावर है। अब यहाँ आईओसी के अंतर्गत ही आता है रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, जो मेडागास्कर में स्थित है। ये क्या करेगा? विभिन्न विश्व से ओशन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन आएगी उन्हें कलेक्ट करेगा और फिर उस पर डिसीजन होंगे। अब इंडिया इस RMFIC का ऑब्जर्वर बना है मार्च 2020 में। उसी समय जापान और यूनाइटेड नेशन भी इसका ऑब्जर्वर बने थे। आगे बात करते हैं इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। इसे 1875 में न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत काम करता है। ये सीस्मोलॉजी या भूकंप से रिलेटेड जानकारियाँ, वेदर फोरकास्टिंग, मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन आदि कार्य करता है और इनसे संबंधित जानकारी इकट्ठी करता है। अब देखिए, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 6 उसके रीजनल सेंटर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से IMD भी एक है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में, IFAD। देखो, वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1974 में। इसी के चलते 1977 में IFAD को एस्टैब्लिश किया गया। IFAD एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है। इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर के बारे में। ये एक NGO है जो एनिमल वेलफेयर, उनके कंजर्वेशन और उनसे संबंधित चैरिटी से संबंधित कार्य करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल एनिमल को रिकॉग्नाइज करेगा, सेफगार्ड सुनिश्चित करेगा, उसकी पॉपुलेशन, हैबिटेट को सुरक्षित रखना और उसके प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करता है। अगला आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन वाटर के बारे में। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन के विभिन्न एंटाइटीज़ के मध्य तथा ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो वाटर और सैनिटेशन से संबंधित इश्यूज़ पर काम करते हैं, उनके मध्य कोऑर्डिनेशन का काम करता है। इसके मेंबर्स होते हैं UN की एजेंसीज, प्रोग्राम्स एंड फंड विथ वाटर रिलेटेड मैंडेट्स। मतलब जल से संबंधित कार्य करने वाले सारे प्रोग्राम्स, फंड्स, एजेंसीज इसके अंतर्गत आते हैं और इसके पार्टनर्स भी ऐसे ही संस्थान होंगे जो वाटर रिसोर्सेज को संरक्षित करने से संबंधित काम करते हैं। चलिए, इसी पॉइंट पर हमने एनवायरनमेंट से संबंधित सारे ऑर्गेनाइजेशंस, स्पीसीज इन न्यूज़ और वेरियस लॉज के बारे में सारी चीज़ें कवर कर ली। आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।